वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हमने क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर। तो हम लेजिस्लेचर स्टार्ट किए थे, अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं उसके। अब स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर से मैं ये मीन करती हूँ, देखिए मेरे स्क्रीन पे कुछ स्टेट्स है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा समय दिखा लगेगा कि ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ये सब स्टेट्स, पर आपको समझ में नहीं आती होगी इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे बहुत ही ईजी नंबर से, तो सुनते रहिए टिल द एंड। तो हमारे पास दोनों टाइप के लेजिस्लेचर हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब इंडिया की बात करें तो ये दोनों ही हैं फॉर्म्स में, क्योंकि आप ये स्टेट्स देख सकते हैं और हमारा कैमरल लेजिस्लेचर है। तो अब हम लोग इसका डिफरेंस समझेंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या लेजिस्लेचर होती है, ये बाई कैमरल। बाई का मतलब क्या होता है बताए, टू। कैमरल मतलब लेजिस्लेचर होता है या फिर वर्किंग हाउस होता है, दो हाउस हैं। तो फिर जिस लेजिस्लेचर में दो ठो हाउस है उसे कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और जिसमें यूनिकैमरल है उसे क्या कहते हैं, शाबाश, वन हाउस ओनली रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देख लीजिए कि बाई कैमरलिज्म मतलब तो मैंने कह दिया आपको, पर बहुत सारे स्टेट्स हैं ये, जैसे कि ये तो ये एक बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है, जैसे कि ऑल मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। सो ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर रहता है हर एक कंट्री में। इंडिया में ही देख लीजिए ना, एग्जाम्पल क्या होगा, दो ठो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा होगा। अब राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। और अब यहाँ पे हम देखेंगे वेरियस कंट्रीज़ में इनका नाम क्या है। हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में हम कह रहे हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो हर एक कंट्री में कैसा नाम दिया जाता है। देखिए इंडिया को तो आपको पता है। अब फ्रांस में यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको ठीक से दिख जाएगा। देखिए फ्रांस में होता है नेशनल असेंबली, ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, ये लोअर हाउस है, ये नेशनल असेंबली ना, ये लोअर हाउस है हमारे लोकसभा की ही तरह। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे, देखिए फ्रांस के सारे नेशंस के लोग यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये नेशनल हो गया, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं फ्रांस को यहाँ पे सीनेट, फ्रांस का सीनेट क्या है, फ्रांस का सीनेट है उसका अपर हाउस, जैसे कि हमारा राज्यसभा जिसे कहते हैं। ये सीनेट ना यूएस में भी है, इसे भी सीनेट कहा जा सकता है, तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आप देखते हैं यूएस में, देखिए यूएस में इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, अपर लोअर हाउस को। यहाँ पे पूरे देश के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इसलिए से सारे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यूएस में भी सीनेट रहते हैं। ठीक है, वो है अपर हाउस इंडिया की तरह ही, आपको अगर रेफरेंस दिया जाए तो। हाँ, अब देखते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पे होता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल मतलब कि वन हाउस होते हैं, वहाँ पे न्यूजीलैंड पे होते हैं, न्यू है ना इसलिए वन हाउस है, ऐसे याद रख सकते हैं। हालांकि मैं किसी नेशन को कुछ नहीं कह रही हूँ, अब ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें झमेला मत कीजिएगा। टर्की है, फिर पोर्टुगल है, जिम्बाब्वे है, ये सब है। तो इंडियन स्टेट्स भी कुछ कुछ में बाइकैमरल लेजिस्लेचर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है इसमें। ये आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, यूनिकैमरल और बाइकैमरल का डिफरेंस है, तो हम जानेंगे धीरे धीरे।
देखिए, मैं पहले ऐसे बोलूँगी कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर को क्यों सपोर्ट किया जाता है और क्यों सपोर्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, हर एक कंट्री का, डेमोक्रेटिक कंट्री का विभिन्न विभिन्न एकदम उनका लेजिस्लेचर होता है, उनका सारा व्यवस्था होता है, पर हम इधर बाईकैमरलिज्म और यूनिकैमरलिज्म में फोकस करेंगे। देखिए, सेकंड चेम्बर का होना मतलब यहाँ पे 2 हाउसेस रहते हैं ना, ये सेकंड चेम्बर का होना एक सेफ गार्ड की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड रहती है, अपर हाउस लोअर हाउस, एक जगह पावर कंसंट्रेटेड इसकी तरह नहीं होती है। इसमें हालांकि हम आएंगे, पर मैं आपको पहले ये बोलूँगी फिर वो आएंगे, ठीक है। तो सेकंड चेम्बर एक डेस्पोटिक हो सकता है, ये टायरनियल टेंडेंसीज मतलब अत्याचारी रूप ले सकता है और जो लोकसभा है, इसलिए राज्यसभा की बहुत ही ज़रूरत है। अब जल्दी में हम लोग अगर बहुत सारे पीपल्स का कंसिडरेशन लें तो फिर ज़्यादा लोग दोनों मिला के होंगे, राज्यसभा प्लस लोकसभा मिला के ज़्यादा लोग होंगे। सिर्फ अगर लोकसभा होंगे तो फिर एक पावर का एक कंसंट्रेशन क्रिएट हो सकता है और ये हार्मफुल हो सकता है। ये लेजिस्लेशन कहते हैं इससे। द डायरेक्टली इलेक्टेड लोअर चेम्बर इज़ लायबल टू बी स्वेड विथ पॉपुलर पैशंस resulting into half-baked expediency oriented ill-considered laws। half-baked क्यों कहा जाता है? यहाँ पे अच्छे से डेलीगेशंस नहीं होंगे, 2 हाउस में जैसे डेलीगेशंस होंगे वो तो हम एक हाउस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे हम बाईकैमरलिज्म को फिर से सपोर्ट करते हैं। और सेकेंड चेम्बर जो रहता है ना, वो बहुत ही रिवाइजिंग चेम्बर रहता है, क्योंकि हमें किसी लॉ को या फिर एक्ट को पास कराने के लिए हमें दोनों चेम्बर्स का अप्रूवल चाहिए। तो फिर ये एक रिवाइज करता है, ये एरर्स रिकंसिडरेशन करता है। हालांकि राज्यसभा थोड़ा सा वीकर है, वो भी हम जानेंगे कैसे वीकर है, क्यों वीकर है, तो हम कैसे उसे रिवाइव कर सकते हैं। तो ये इसलिए बाईकैमरल लेजिस्लेचर का बहुत ही पॉपुलैरिटी है, लोग ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। और ये बर्डन लो करता है, क्योंकि आप देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है और एक हाउस तो सारे काम नहीं कर सकता, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको सारे काम एक साथ दिया जाए और आपको ग्रुप में बांटा जाए। ऑब्वियसली ग्रुप प्रेफर करेंगे, क्योंकि ग्रुप में डिवीज़न ऑफ लेबर और डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, वो आपको ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का जो ओपिनियन है ना, वो दोनों हाउस में तो हमारे ही इलेक्टेड पीपल हैं, डायरेक्टली बोलिए इनडायरेक्टली बोलिए, तो फिर बेटर रिप्रेजेंटेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब आते हैं स्पेशल इंटरेस्ट को भी ये बहुत ज़्यादा महत्व देता है, ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट इंटरेस्ट्स के पीपल्स इलेक्टेड होते हैं, जैसे वर्कर्स होते हैं, वुमेन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और अदर मार्जिनलाइज्ड लोग भी यहाँ पे आते हैं इस सेकंड चेम्बर में। तो या फिर ये ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। हालांकि लोकसभा में हमारे रिजर्वेशंस हैं, फिर भी राज्यसभा में एमिनेंट पर्सन्स हैं, हम उनकी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे कंट्री के गवर्नेंस पे, ठीक है। और डिले यूज़फुल होता है, कभी कभी आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो फिर गलत ही आएगा, तो फिर यूज़फुल होता है। दो हाउसेस से गुज़रता है, लॉज ठीक ठाक गुज़रता है, सारा चेक अप्रूवल होता है, ट्वाइस चेकिंग होती है। तो ये बहुत ही रिफ्लेक्ट क्या करती है, डेलिबरेशन बहुत हुआ है। और ये फाइनल एडॉप्टेशन मतलब फाइनल एडॉप्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि ये अब रेडी है ये इम्प्लीमेंट होने के लिए। सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नॉमिनेटेड, राज्यसभा को याद करें कि राज्यसभा में बहुत सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, हमारा जो राज्यसभा है उसकी टेन्योर वो एक परमानेंट हाउस है, पर लोकसभा क्या बहुत ही अनस्टेबल हाउस है। एक बार डिज़ोल्व होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, फिर जनरल इलेक्शन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गैप रहता है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। ये भी लोकसभा का, अगर लोकसभा कभी ना रहा तो गवर्नमेंट तो पूरा अनस्टेबल हो जाएगी इमरजेंसी के टाइम पे, तो अगर वहीं पे इलेक्शन हुआ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा स्टेबिलिटी देता है, और जो स्टेबिलिटी रहती है वो गवर्नेंस में बहुत काम आती है, देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि देश बढ़ता रहता है, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर्स
6 इयर्स एंजॉय करते हैं। हर 2 साल में 2 इयर्स में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। तो फिर 250 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स तो रह ही जाते हैं हर साल, तो वो लोग लेजिस्लेशन कर सकते हैं, वो लोग स्टेबिलिटी दे सकते हैं लोकसभा को भी और पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को भी। और ये हम हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ट्रू फैक्ट है, क्योंकि हेनरी मैन ने कहा है कि ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ 7 चैम्बर इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिवाइवल इनफेबिलिटी बट एन एडिशनल सिक्योरिटी। ये एक बर्डन नहीं है, राज्यसभा को रखना एक बर्डन नहीं है, वो एक सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है, और ये हिस्ट्री इसका साथ भी देता है। तो अब आते हैं अगेंस्ट में, कौन सारे लोग इसके अगेंस्ट में हैं। देखिए क्रिटिक्स ने क्या कहा है, इसका बड़ा क्रिटिक कौन है, फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है देख के कि 2 अगर हाउसेस है ना, तो ऐसा लगता है एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है, और यहाँ पे बीच में कैरेज फंसा हुआ है, मतलब देश फंसा हुआ है या फिर पार्लियामेंट फंसा हुआ है। उनका लिए ये लगता है, पर उनके हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी सुनने चाहिए, हमें दोनों साइड्स की बातें सुननी चाहिए एज यूजुअल। तो फिर हम देखते हैं कि ये कंफ्यूजिंग बना देता है, क्योंकि एक हाउस कुछ और कह रहा है, दूसरा हाउस उसके विपरीत कह रहा है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन का सोर्स भी हो सकता है कभी कभी, और बहुत ही मिसचीफ क्रिएट हो सकती है, पावर स्ट्रगल क्रिएट हो सकती है कि किस हाउस का डिसीजन चल रहा है। अब हम प्रॉब्लम होती है सेकेंड चैम्बर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही यूएस में हम इसे हाउस ऑफ द लॉर्ड्स कहते हैं। इनका इलेक्शन, ये स्मॉल साइज़ है और इनका इलेक्शन बहुत ही मतलब बड़ा है और लेंदी है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन करने के लिए। इसका रिप्रेजेंटेटिव वाइड नहीं है, राज्यसभा या फिर हाउस ऑफ द लॉर्ड्स बहुत ही बड़ा नहीं है। और इंडियन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें एक बैलेंस रहता है कि राज्यसभा बहुत ही ज़्यादा पावरलेस नहीं है या फिर ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। इंडियन राज्यसभा में थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। तो ये बैलेंस दूसरे कंट्रीज़ में नहीं बना रहता, कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, कहीं कम पावरफुल रहता है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको यूनिकैमरली सूट करता है। अब आता है कि नो लॉ इज़ पास्ड इन अ हरी। अब ये बहुत ही अजीब सी बात है। देखिए लोकसभा में सारे लॉज तो डिस्कशन के बाद ही पास होते हैं। हमने देखा है कि कैसे 3 सेशंस में लॉज कैसे डिस्कस किए जाते हैं, कैसे उनका काम चलता है। तो फिर अगर पास हो रहा है हड़ी में, कहाँ पे पास हो रहा है, 6 वीक्स का टाइम रहता है ऑर्डिनेंस का अप्रूव करने के लिए। फिर बहुत सारा ये इल कंसिडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हमेशा पार्लियामेंट में डेलिबरेशंस करते हैं, ओपिनियंस देते हैं, इतने सारे कैसे ही गलत हो सकते। तो ये भी एक रीज़न है। देखिए अब 2 हाउस से पास होते 14 दिन के बाद, देखिए अगर कोई बिल है उसे अप्रूव कराना है दोनों हाउस से, लोकसभा से तो वो पास हो गया पॉपुलर सपोर्ट से। अब राज्यसभा को ये पसंद नहीं आए तो ये रिकन्सिडरेशन में भेजेगा। रिकन्सिडरेशन में भेज के वो 14 दिन के अंदर उसे अप्रूव देना ही पड़ेगा, वैसे भी उसको देना ही पड़ेगा, उसको नहीं देने से नहीं होगा। 2 बार अगर पास हो जाए तो ये देना ही पड़ेगा, वो नहीं कर सकता वीटो किसी में भी। सो इसमें ऐसा लगता है कि ये डिले कर देता है, 14 दिन के लेट कर देता है, इसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते थे। तो ये भी बहुत लोग मानते हैं। रिवीजन अननेसेसरी है, क्योंकि हमारे लोकसभा में ही आप देखते हैं तो लोकसभा में ही बहुत सारी कमिटीज़ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जैसे हम वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लोकसभा में कितने सारे कमिटीज़ है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, बहुत सारे कमिटीज़ हैं जो अप्रूव, उसमें से अप्रूव होके ही जाएगा वो लॉ। तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है एडिशनल अप्रूव की। तो ऑल डिस्कशंस आर हेल्ड ऑन पार्टी लाइंस। अब देखिए बहुत ही पार्टी पॉलिटिक्स का भी ये विक्टिम हो सकता है राज्यसभा, क्योंकि वहाँ पे ठीक से अगर लोग सोचते हैं ये कि वहाँ पे कोई रियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे मड स्लिंगिंग जैसा होता है, लोग इसलिए कहते हैं कि ये यूज़लेस है।
अब देखिए ये है सेकंड चेंबर के जो लोकसभा में मेजॉरिटी होते हैं ना, वो पावर विल्ड करते हैं, पावर सत्ता पे आते हैं, वो पावर को लोग पे इम्प्लीमेंट करते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन लॉज सारे इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये डिस्कशंस भी होते हैं यहाँ पे। और अब सेकंड चेंबर में एक ऐसा फोर्स रहता है जो अपोजिशन फोर्स है। ऐसा लगता है कि जो पावर में है उनको मेजॉरिटी सपोर्ट से वो लॉ बिल निकल गया, फिर यहाँ पे आके अटक गया राज्यसभा में, क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर ज़्यादा रहते हैं, ऐसा सोचा जाता है। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैज़ नो मीन्स टू चेक द पावर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, तो पावर रख के क्या, अगर हम कुछ रोक ही ना सके, हमारे पास कोई वीटो ही नहीं है, हमारा ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो फिर हम क्यों रखें। देखिए, और एक ट्रेंड है सेकेंड चेंबर्स में, ये बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब ये बहुत ही ब्रेक कर देते हैं डेमोक्रेसी को, ऐसा लोग सोचते हैं। जैसा कि ये सेकंड चेंबर किस किन लोगों से होता है आखिर में, देखिए, तो इलेक्टेड इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, तो फिर इनका रीच बिजनेसमैन आ जाते हैं, कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं, और सारे उच्च स्तर के लोग आ जाते हैं। जो लोअर सेक्शंस है, जिसके लिए हमने ये बनाया था, जिसका मेनली हमें अच्छा पब्लिक ओपिनियन था, वो हमारा नहीं मिटा, उसकी प्यास हमें नहीं मिलती। अब स्पेशल इंटरेस्ट की बात करें तो लोकसभा में भी तो रिजर्वेशंस है, वुमेन के लिए है, SC ST के लिए है, तो हमें एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनकी तरह ही मैटर डिस्कस होता है। तो सेकेंड चेंबर फेडरेशन में अगर देखें, फेडरेशन है जहाँ पे पावर्स डिवीज़न होते हैं। अगर फेडरेशन में देखें तो फिर हम देखते हैं कि सेकेंड चेंबर बहुत ही ज़्यादा यूजलेस। यहाँ पे उनका मकसद है कि हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट है, वो स्टेट में ही हो या फिर यूनियन में ही हो, हर समय पार्टीज प्रेजेंट है। तो ये एक बहुत ही फेमस कथा है, अ कांग्रेस मैन इज़ अ कांग्रेस मैन वेदर ही सिट्स इन द इंडियन लोकसभा और राज्यसभा। तो या फिर ये सेम है, क्योंकि ये ग्रोथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इतने सारे पार्टीज़ हैं, उनकी जो ग्रोथ और फंक्शंस में बदलाव आ रहा है और उनका फंक्शन डाइवर्स होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इंडिया में, तो फिर इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी नहीं है। और एक सेकंड चेंबर रहा तो फिर क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीज़न तो होगी ही, पर ये एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा, क्योंकि हर हाउस को कंडक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इससे कुछ काम तो ठीक से होता नहीं है, क्योंकि इसके पास पावर्स कम हैं। हालांकि बहुत जगह हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में राज्यसभा को पावरलेस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे पावर्स, ये हम देखेंगे। अब आते हैं कि ये डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच हाउस ट्राई टू लीव द वर्क ऑफ द अदर। तो हम क्या करते हैं, हम उस पर दोष देते हैं, इस पे दोष देते हैं। अगर लोकसभा में कोई काम नहीं हो रहा तो लोकसभा कहता है राज्यसभा की वजह से, और राज्यसभा कहता है लोकसभा की वजह से। तो हम दोनों को ये एफिशिएंसी जो है ये रिड्यूस कर देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और लोगों के बीच में झमेला होता रहता है, ठीक है। पर फिर भी अगर देखा जाए कि इसको देखा जाए तो फिर आप देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है, चेक्स द डिस्पोटिज्म, ये सब अच्छा। डेडलॉक्स भी होते हैं, और मेनी कंट्रीज़ फॉलो, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, पर ये कोई पॉइंट नहीं है कि मेनी कंट्रीज़ फॉलो। आप इसमें एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। हमारे तो दोनों ही हैं, आप दोनों में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। स्कोप फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ रहता है, यहाँ पे नो स्कोप रहता है। हायर एक्सपेंडिचर, ये सब मैंने आपको बोला है, स्क्रीन पॉज करके फिर भी देख सकते हैं, ये आपका विश है। सो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं डिक्लाइन इन द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन मॉडर्न टाइम्स। आज के ज़माने पे लेजिस्लेचर जो है वो बहुत ही रिकॉन्डेंट हो गया है वो उसके पास, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे
रीजंस हैं हम लोग देखेंगे ये क्या क्या सिग्नल देते हैं कि लेजिस्लेचर और काम नहीं कर सकता और काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया है एग्जीक्यूटिव के पास। सो हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वो वाला। देखिए, अब लेजिस्लेचर जो है वो क्या करते हैं, वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। हमने फंक्शंस में पढ़ा था लेजिस्लेचर को कि वो कस्टडियन है फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट के, नेशंस के, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत बड़े रिप्रेजेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। स्पेशली अगर लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए तो फिर अब हम इस ट्रेंड को देखते हैं, एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है। लोग अगर बात करेंगे तो लोग कैसे बात करते हैं कि देखिए इस गवर्नमेंट में ये हुआ था, इस गवर्नमेंट के अंदर वो हुआ था, कांग्रेस के समय वो हुआ था, इंडिया के समय ये हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव पे चले जाते हैं, कोई लेजिस्लेचर के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर आप डे टू डे बेसिस पे बात करें तो कोई सोचता नहीं है। तो फिर क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो ऑर्डिनेंस पास करना वो बढ़ गया है मॉडर्न टाइम्स में, तो ये बहुत ही हानिकारक है लेजिस्लेचर के लिए। तो इसके लिए डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हम कभी नहीं कहते कि कोई भी लॉज है तो सारे मंत्रियों का इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, हालांकि ऐसा होता है, पर कॉमन मैन जो है ना वो गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट को सोच लेता है इक्वल टू एग्जीक्यूटिव में जो पावर पे है हर एक स्टेट में हो। ये सोचना गलत नहीं है, पर ये गवर्नमेंट ना बहुत बड़ा टर्म है, हमें एग्जीक्यूटिव कहना चाहिए। हमें गवर्नमेंट मतलब हम 3 विंग्स को अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन टाइप का लगता है मुझे, और एक लॉ के स्टूडेंट को भी लगना चाहिए ऐसा ही। तो हम आते हैं सिग्नल्स क्या क्या देता है। अब एक लड़का है या फिर लड़की है, उसकी बीमारी हो रही है, तो फिर देखिए उनके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, सिम्बॉल्स आएंगे। तो देखते हैं इसके लेजिस्लेचर को ऐसा क्या सिग्नल मिलेगा जिससे हम देखेंगे वो डिक्लाइन कर रहा है। पहला है कि rise of delegated legislation under which the executive makes laws on the basis of the powers delegated to it by the legislature। तो ये delegated legislation जो है, ऑर्डिनेंस पास करना जो है, अभी तो ऑर्डिनेंस पास हो रहा है बहुत सारे ही इंडिया में। तो delegated legislation जो है, हम अगर इमरजेंसी पावर्स जो है, अब हर टाइम ही लगता है इमरजेंसी की सिचुएशन खड़ी हो रही है, हर समय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यूज़ किया जा रहा है, और एग्जीक्यूटिव इसका बहुत ही मिसयूज़ भी कर सकते हैं। बहुत चांसेस है इस पावर्स के मिसयूज़ करने का। तो नंबर ऑफ लॉज मेड अंडर द सिस्टम ऑफ दिस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्सीड्स द नंबर ऑफ लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। सो ये एक होगा कि ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव लॉज पास कर रहे हैं तो लेजिस्लेचर वीक हो गया, ठीक है, उनका महत्व कम हो गया। अब आते हैं कि लेजिस्लेचर का जो नेशनल फाइनेंशियल्स में जो है वो बहुत ही था, हम देखे हैं उनका फाइनेंशियल क्या फंक्शंस है पीपल्स का, पर ये दिन के दिन ये दिन जितने भी इतना वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ज़्यादातर प्लानिंग करता है और कंसंट्रेशन ऑफ पावर रहता है। हम अभी फेडरलिज्म से यूनिटरिज्म की तरफ, टरियनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़े ये हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर हम ऐसे ही बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे हैं लेजिस्लेचर को बचाने के लिए। तो बहुत सारे जो पॉलिसीज़ रहते हैं ना, लेजिस्लेचर हर से डिमांडेड फाइनेंसेस जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं बजट के बाहर, एक मंत्री व किसी कैबिनेट के मेंबर को दिया जाता है, ये इसे क्या कहते हैं कि डिमांडेड फाइनेंसेस। तो ये तो देना ही पड़ेगा अगर अप्रूव हुआ मेजॉरिटी सपोर्ट से। तो ये अगर दे देना, वही सारे प्लानिंग और डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो एक्चुअल बजट में है ना वो कभी भी फॉलो नहीं किया जा रहा। जो बजट वो पार्लियामेंट से पास हो रहा है उसमें कभी भी फॉलो नहीं किया जा रहा। हर समय एक्स्ट्रा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये भी लेजिस्लेचर के एबिलिटी को कमा देती है। अब आते हैं कि legislators ability to control the executive has been decreasing बिकॉज ये लेजिस्लेचर में तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिक्सचर है ना। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट पावर पे हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर ऐसा कोई स्टेप नहीं करते या फिर ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं करते जिससे कि एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने से बच सके। अब लोग सवाल नहीं करेंगे तो
गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, उसके लिए स्कोप रहता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉलिसीज़ को, पर कोई भी इफ़ेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं ला पाते। वो लोग बहुत ही होपलेस की तरह रहते हैं। लेजिस्लेचर एक टॉकिंग शॉप है, लोग आते हैं, ऐसा लगता है कि लोग झगड़ा करते हैं, झगड़ा करके चले जाते हैं, कोई काम दाम नहीं होता। मतलब जो रेजोल्यूशंस पास करने का होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, उनका इफ़ेक्ट नहीं दिखता। उनके पास बहुत सारे टॉकिंग शॉप्स होता है बट इफ़ेक्ट कुछ नहीं दिखता। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो ऐसा है ही नहीं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के पास ही सारी पावर्स हैं और ये इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर के, ना ही अकाउंटेबल है। तो ये एक डिफ़िकल्टी है कि एग्जीक्यूटिव की पावर्स को चेक करना। अब इसका रीज़न क्या है? इंक्रीज्ड बर्डन। अब हम देखेंगे कि ये सारे सिम्टम्स हैं कि लेजिस्लेचर डाउनफॉल में है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों इस डाउनफॉल में है? अब अगर हम रीज़न निकालेंगे तो हम मेजर्स निकाल सकते हैं जिससे हमें सुविधा होगी। देखिए पहला रीज़न क्या है? इंक्रीज बर्डन ऑफ वर्क। भाई बहुत काम है लोगों के पास समय नहीं है इतना तर्क वितर्क करने का। इंक्रीज्ड बर्डन ऑफ वर्क है। द लेजिस्लेचर फाइंड्स इटसेल्फ विद पॉसिटी ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज़। इनके पास पोटेंशियल कम है कुछ चेंजेस लाने का और बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा हर समय चेंज आ रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलिए, फॉरेन अफेयर्स में बोलिए, कंट्री में बोलिए, तो फिर इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि ये सब टॉक्स एंड डेलिबरेशंस करें। अब आते हैं राइज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये तो हमने पढ़ाई था, ये क्यों होता है इमरजेंसी के टाइम पे। एवरी लेजिस्लेचर नाउ फाइंड्स इटसेल्फ विद एन ऑल्टरनेटिव। पार्लियामेंट में ना जाके पार्लियामेंट से मांगो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दे और हम अपना काम कर ले आसानी से। अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ राइज हो चुके हैं, बहुत सारे पार्टीज़ राइज हो चुके हैं। क्या बहुत सारे पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ है। इधर का पार्टी, रीजनल पार्टी, बहुत सारे पार्टीज़ है जो नेशनल भी नहीं है पर रीजनल में भी है, बहुत सारे इम्पैक्ट रखते हैं। ये हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे स्पीकिंग करते हैं, आके बहुत सारा बात करते हैं। तो ये बात करने से क्या, ये लेजिस्लेचर का जो डिबेट होता है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा खड़ा होता है। तो ये बहुत ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के और लेजिस्लेचर के खिलाफ जाता है। और इन अ मीनिंगफुल वे स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन मेक द लेजिस्लेटर्स एक्ट एज लॉयल पार्टी वर्कर्स कमेंडेड बाय द लीडर्स। हर किसी का ओपिनियन। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में पीपल्स रहते हैं, तो पीपल के डिफरेंट ह्यूज़ शेड्स हैं। अगर हम ओपिनियन के लिए जगह नहीं करेंगे तो फिर कोई भी लॉ ठीक से पास होगा ही नहीं। और ये बहुत ही वीक है कि अब अपने सिर्फ पार्टी लीडर्स की बात मानते हैं, मतलब खुद के से कुछ ओपिनियन देना, ये बहुत ही डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये बहुत ही लेजिटिमेसी ऑफ लॉ जो है उसको ख़त्म करता जा रहा है। मतलब जो कैसे लॉ आया, लॉ का सोर्स बहुत ही मतलब कठिन डेलिबरेशंस है, डिबेट्स है, ये सब ख़त्म होता जा रहा है। Political parties have to be developed as extra constitutional structures with decided major issues and policies. They simply use the platform to state this on the floor of the house. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ का सब कुछ जो डिसीजन होता है पार्टी के लोग बाहर लेते हैं, क्या क्या करेंगे, और लेजिस्लेचर को पता तक नहीं चलता। तो ये बहुत ही ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर को बहुत ही मतलब अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है उसका पावर को। जो सत्ता पे हैं वो खुद ही डिस्कस कर रहे हैं आउटसाइड द पार्लियामेंट। और हाउस ऑफ द कॉमन्स में आते हैं कि जोर जबरदस्ती लॉज को पास कराने के लिए या फिर बोलने के लिए हम ये करेंगे, किसी की बात ही नहीं सुनते। तो फिर इसमें अब हम पार्टीज़ की राइज देखते हैं तो ये बहुत ही मीनिंगफुल नहीं रखता है लेजिस्लेशन को, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो हमने कहा कि हम हर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हर कुछ बोलते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव इस गवर्नमेंट के अंदर ये काम हुए थे, अच्छे काम बुरे काम, ये सब हम लिस्ट करते रहते हैं। पर हम लोग कभी भी बोलते हैं लेजिस्लेचर के अंदर ये लॉस पास हुए, कभी नहीं बोलते। ये लेमैन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पीपल को पॉलिटिक्स ठीक से समझ में नहीं आती है, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ होता है। अब पीपल क्या करते हैं कि हर समय एक्सपेक्टेशन रहते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा डेवलपमेंट करे। तो ये एक ऐसा ट्रेंड हो गया है। तो ये डोमिनेंस हो गया है एडमिनिस्ट्रेटिव में, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हम ये मॉडर्न यूसेज करें कि एग्जीक्यूटिव के पास सारे रिसोर्सेस हैं, वो पावर पे रहेंगे और वो कंट्रोल करेंगे हमें।
अब डायरेक्ट लेजिस्लेशन इन states where the system of direct legislation prevails, the people acting through such devices as referendum initiative have the right to pass the final verdict on the fate of the bills passed by the legislature. Under such a system, the prestige of the elected assemblies has suffered a decline. इसका मतलब ये अब लेजिस्लेचर पे तो सारे कंट्री के लोग नहीं है, कुछ कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब बहुत सारे स्टेट्स में रेफरेंडम किया जाता है, वहाँ से अप्रूव हो जाता है ये बिल पास होगा कि नहीं, तो ये भी डिक्लाइन करता है। तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किसे बना देते हैं, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो उनमें हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर रहती है। अगर कैसे कैसे इमरजेंसी है ये भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कि ये बिना अप्रूव हुए इंडियन पार्लियामेंट के पास होते हैं, क्योंकि अब इमरजेंसी है। अब कमिट और सब ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस ऐसा ही काम करती हैं। ये फैक्टर क्या कर रहा है कि अब जैसे कि मीटिंग्स नहीं हो रहे इस जगह में, ये बहुत ही लेजिस्लेचर को टॉकिंग शॉप्स बना दे रहा है। सिर्फ बात करने की जगह कोई भी एक्शन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। तो ये टोटल बहुत जगह लेजिस्लेचर टोटल लॉस ऑफ पावर में चल रहा है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है, कुछ लोग के पास ही पावर है, मनी है, वो लोग ही उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी, अगर लेजिस्लेचर का जो काम है वो अगर गिरता जाए ना तो डेमोक्रेसी गिरता जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों पे हमारा भारत नहीं चलता। हमारा भारत चलता है बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडियंस के ऊपर जो अपनी अपनी पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनकी राइट है कि वे डेवलपमेंट हो देश में। तो ये हम वो नहीं बोल सकते डिक्लाइन मतलब डिमाइस हो गया, इसका मतलब इसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा नहीं कह सकते। अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोल प्ले करती है और ये बहुत ही एप्लीकेबल और बहुत ही इम्पोर्टेंस देती है कंट्रीज़ को। तो अब हम आते हैं लेजिस्लेचर्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वर्क मोस्टली एज टॉकिंग शॉप्स। हमें पता है डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, एशिया, लैटिन अमेरिका, इंडिया भी आता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें टॉकिंग शॉप्स क्यों हो गया है, पीपल लेजिस्लेचर एक फेलियर बन गया है लोगों के लिए, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन की तरह ही काम करते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि लेजिस्लेचर पूरा बेकार चीज़ है। तो क्या होता है कि अलर्ट सिटीजनशिप, हमने कहा था इसका रीज़न है अलर्ट सिटीजनशिप। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा पॉलिटिकल इलेक्शन कैसे काम करता है, और लैक ऑफ डेवलप पॉलिटिकल कल्चर, हमें बहुत लोगों को समझ ही नहीं है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, हमारे देश में पॉलिटिक्स कैसे काम करता है। और बहुत ही ज़्यादा इलिटरेसी है, तो लोगों को तो पॉलिटिक्स कैसे समझ में आएगी, जिसे खाना नहीं मिल रहा वो क्या बुक पढ़ना शुरू करेगा। तो ये इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका कारण बनता जा रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, एक सोशल इविल है ना, तो बहुत सारे सोशल इविल पूरा लाइन लगा के आ जाते हैं। तो फिर ये हम एक नेगेटिव है, और पार्टी पॉलिटिक्स जो है बहुत ही एग्रेसिव बनता जा रहा है। ये एग्रेसिव मतलब हम एक चैप्टर है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कैसे पॉलिटिकल वायलेंस की शुरुआत हुई और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल करप्शन तो आपने बहुत बार सुना होगा, हर रोज़ ही सुनते होंगे पॉलिटिकल करप्शन रहता है कि हम ये और हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब हमारे यहाँ पे मड स्लिंगिंग जैसा, ये बहुत ही एक नेगेटिव फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए। अब पॉलिटिक्स ऑफ बॉयकॉट, धरनास, डायरेक्ट एक्शन, बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में वायलेंस का इंतज़ार होता है। ये वो लैंड है जो महात्मा गांधी एक बार नॉन वायलेंस बोले थे, अब ये ऐसा हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बुरा है, ये हमारी डेमोक्रेसी को एक वर्ड में ऑथोरिटेरियन बना देता है। डिक्टेटरशिप भी हो सकते हैं डेमोक्रेसीज़। अब वर्ल्ड में सिर्फ 17% डेमोक्रेसीज ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी हैं और बाकी सब डिक्टेटरशिप बन चुके हैं। तो ये लेजिस्लेचर की डिक्लाइनिंग को तो एक फैक्टर होना ही होगा। अब देखिए कि एक लास्ट बोलना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही लेजिस्लेचर बहुत ही एक इफ़ेक्टिव ऑर्गन है डिलिबरेशंस के लिए, लॉ मेकिंग के लिए, और ये बहुत ही विजिबल है कि बहुत सारे एक जगह में हम लोग देखते हैं
ईयर्स बाय ईयर्स ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी हो रहा है, इससे ग्रो हो रहा है, इसमें बहुत सारे अच्छे चीज़ें पास की जा रही है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब कोई बिल पास कर देना कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी जब तक वो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल नहीं रहते। और लेजिस्लेचर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोगों को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्ट कैंडिडेट्स को चूज़ करके। तो इसका महत्व कभी कम नहीं होगा। ये आज भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना कल भी रहेगा, इसका इम्पोर्टेंस रहना चाहिए क्योंकि ये हर एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।